क्या आप जानते हैं कि चीन की महान दीवार के पत्थरों के बीच आज भी इंसानों की हड्डियां दफन हैं? क्या आपने कभी उस रानी के बारे में सुना है जिसकी लाश 2000 साल बाद भी ताजा है और जिसकी नसों में आज भी खून मौजूद है? और वो पारे की जहरीली नदियां जो एक राजा की कब्र की रखवाली कर रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जहां कदम रखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। हम बात करेंगे उस चाय की जिसे पहले एक खौफनाक दवा माना गया, उस रेशम की जिसके पीछे हजारों लड़कियों का खून बहा, और उन अजीबोगरीब मुखौटों की जो इंसानों के नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया के लगते हैं, जहां इंसान गुफाओं का अंधेरा छोड़कर पहली बार सूरज की रोशनी में आया था। कैसे लाखों साल के संघर्ष के बाद पीली नदी के किनारे इंसान ने अपना पहला घर बनाया। चलिए इस खौफनाक और जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। इतिहास की किताबों में अक्सर राजा महाराजाओं की बातें होती हैं, लेकिन चीन की इस मिट्टी की कहानी आज से करीब 17 लाख साल पहले शुरू होती है। उस दौर का इंसान जिसे हम आदिमानव कहते हैं, वो किसी सभ्यता में नहीं बल्कि घने जंगलों और गुफाओं में रहता था। लाखों साल तक इंसान सिर्फ एक शिकारी था जिसका एक ही मकसद था, जिंदा रहना। करीब 5 लाख साल पहले का पीकिंग मैन गुफाओं के अंदर आग जलाना और पत्थरों को रगड़ कर नुकीले हथियार बनाना पूरी तरह सीख चुका था। लेकिन वे अभी भी घर बनाना नहीं जानते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे और गुफाओं की दीवारों पर अपने संघर्ष के निशान छोड़ते थे। ये वो दौर था जब इंसान प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वक्त बदला और करीब 10,000 साल पहले नवपाषाण युग आया, इंसान की पूरी दुनिया ही बदल गई। इंसान ने देखा कि पीली नदी के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहीं से शिकारी इंसान ने पहली बार एक जगह रुककर खेती करना सीखा। अनाज उगाने के लिए उसे एक जगह टिकना पड़ा और यहीं से कबीले और बस्तियों का जन्म हुआ। इंसान ने पहली बार लकड़ियों और पीली मिट्टी का इस्तेमाल करके अपने छोटे छोटे घर बनाए। ये घर अक्सर आधे जमीन के अंदर खुदे होते थे ताकि वे पहाड़ों की बर्फीली हवाओं और जंगली जानवरों के हमले से बच सके। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया था। खेती के साथ साथ इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाना और उन पर अपनी कला उकेरना भी शुरू कर दिया था। करीब 7000 साल पहले की यांगशाओ संस्कृति के दौरान लोग मिट्टी के बर्तनों पर ऐसी पेंटिंग करते थे जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। धीरे धीरे ये बस्तियां और बड़ी हुईं और व्यापार शुरू हुआ। इंसान अब सिर्फ जंगली नहीं था, उसके पास अपने खेत थे, अपने पालतू जानवर थे और अपना एक छोटा सा समाज था। लेकिन जैसे जैसे ये समाज बढ़ा, वैसे वैसे ताकत की भूख भी बढ़ी। कबीलों के बीच जमीन और पानी के लिए खूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं। इसी अराजकता और खून खराबे के बीच से कुछ ऐसे नायक उभरे जिन्होंने इन बिखरे हुए कबीलों को एक करना शुरू किया। यहीं से शुरू हुई चीन के उन पौराणिक राजाओं की दास्तान जिन्होंने कबीलों को जोड़कर पहले राजवंश की नींव रखी। जैसे जैसे पीली नदी के किनारे कबीले बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनके बीच जमीन और पानी को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। हर कबीला दूसरे को मिटा देना चाहता था। इसी अराजकता के बीच करीब 4000 साल पहले उदय हुआ चीन के पहले और सबसे रहस्यमयी राजवंश का, जिसे शिया डायनेस्टी कहा जाता है। इस वंश का पहला राजा था यू द ग्रेट। कहा जाता है कि उस समय पीली नदी में ऐसी भीषण बाढ़ आती थी जो पूरे के पूरे गांवों को निगल जाती थी। यू ने अपनी पूरी जिंदगी उस बाढ़ को रोकने के लिए नहरें खोदने में लगा दी। उसने कुदरत के गुस्से को शांत किया और इसी कामयाबी ने उसे लोगों की नजरों में भगवान बना दिया। यहीं से शुरुआत हुई उस परंपरा की जहां राजा को स्वर्ग का पुत्र माना जाने लगा। लेकिन इसी दौर में एक और ऐसी चीज हो रही थी जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। चीन के सिचुआन इलाके में एक ऐसी सभ्यता पनप रही थी जिसका जिक्र पुरानी किताबों में भी नहीं मिलता। इसे सानक्सिंग ढुई कहा जाता है। 1986 में जब यहाँ खुदाई हुई तो वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ से सोने और कांसे के ऐसे विशाल मुखौटे निकले जिनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और कान बहुत लंबे थे। ये मुखौटे किसी भी आम इंसान जैसे नहीं दिखते। क्या 3000 साल पहले चीन की धरती पर कोई ऐसी प्रजाति रहती थी जिसे हम आज तक नहीं जानते? जहाँ बाकी चीन मिट्टी के बर्तनों में उलझा था, ये लोग धातुओं को पिघलाकर ऐसी कलाकृतियां बना रहे थे जो उस समय के हिसाब से नामुमकिन लगती हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इंसान ने पत्थरों के औजारों को फेंककर कांसे का इस्तेमाल शुरू किया। अब हल से लेकर तलवारें तक धातुओं की बनने लगी थी। इसी ताकत के दम पर शांग राजवंश ने सत्ता संभाली। ये वो दौर था जब चीन में पहली बार लिखने की शुरुआत हुई। लेकिन वे कागज पर नहीं लिखते थे बल्कि कछुए की खाल और जानवरों की हड्डियों पर अपने सवाल लिखते थे और उन्हें आग में डाल देते थे। हड्डियों पर पड़ने वाली दरारों से वे अपना भविष्य बताते थे। इन्हें ऑरेकल बोन्स कहा जाता है। ये हड्डियां आज भी इस बात का सबूत हैं कि उस समय का इंसान कितना अंधविश्वासी और साथ ही कितना बुद्धिमान था। लेकिन राजाओं की यह चमक धमक सिर्फ महलों तक सीमित थी।
महलों के बाहर आम इंसान की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। राजाओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि देना एक आम बात थी। जब कोई बड़ा राजा मरता तो उसके साथ उसकी सैकड़ों दासियों और गुलामों को जिंदा दफना दिया जाता था ताकि वे अगले जन्म में भी उसकी सेवा कर सके। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मोड़ था जब चीन ने दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा रेशम खोजा? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा यानी रेशम एक मामूली कीड़े की देन है, लेकिन इसे छिपाने के लिए हजारों मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। चीन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका रेशम। कहा जाता है कि करीब 5000 साल पहले एक रानी ली जू अपने बगीचे में चाय पी रही थी, तभी उनके कप में एक रेशम का कोकून गिर गया। जब उन्होंने उसे निकाला तो उसमें से एक लंबा और चमकदार धागा निकला। यहीं से जन्म हुआ रेशम का। लेकिन यह चमक जितनी सुंदर थी, इसका राज उतना ही खूनी था। चीन ने रेशम बनाने के तरीके को राजकीय रहस्य घोषित कर दिया था। अगर कोई मजदूर या व्यापारी रेशम के कीड़े या उनके अंडे देश से बाहर ले जाने की कोशिश करता तो उसे सरेआम तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। गरीब लड़कियों को उबलते पानी में हाथ डालकर रेशम का धागा निकालना पड़ता था, जिससे उनकी उंगलियों की खाल गल जाती थी, लेकिन उन्हें रुकने की इजाजत नहीं थी। इसी दौर में एक और चमत्कार हुआ, चाय की खोज। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट शेन नुंग गर्म पानी पी रहे थे, तभी हवा से कुछ जंगली पत्तियां उनके बर्तन में गिर गईं, जिससे पानी का रंग बदल गया और जब उन्होंने उसे छका तो उन्हें एक नई ताजगी महसूस हुई। शुरुआत में चाय को आज की तरह मजे के लिए नहीं बल्कि एक कड़वी दवा के रूप में पिया जाता था। इसे एनर्जी बूस्टर माना जाता था जो शरीर की थकान मिटा देता था। धीरे धीरे चाय और रेशम चीन की पहचान बन गए और सिल्क रोड के जरिए चीन की दौलत पूरी दुनिया में फैलने लगी। लेकिन इस दौलत का फायदा सिर्फ महलों में रहने वाले राजाओं को मिलता था। आम जनता तो सिर्फ कोड़ों की मार सहती थी। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, राजाओं ने जनता को काबू में रखने के लिए ऐसे कानून बनाए जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगते। इस विचारधारा को लीगलिज्म कहा गया, जिसका मतलब था कि इंसान सिर्फ डर से ही सुधर सकता है। उस समय 5 खौफनाक सजाएं दी जाती थी। अगर कोई छोटी सी चोरी करता तो उसके माथे पर अपराध का नाम गोद दिया जाता था ताकि वह पूरी जिंदगी शर्मिंदगी में जिए। अगर कोई झूठ बोलता तो उसकी नाक काट दी जाती थी। गंभीर अपराधों पर पैर काट दिए जाते थे या इंसान को नपुंसक बना दिया जाता था। सबसे खतरनाक सजा थी मौत, जिसमें अपराधी को घोड़ों से खिंचवाकर या जिंदा काट कर मार दिया जाता था। ताकत का यह नशा अब इतना बढ़ चुका था कि राजा खुद को अमर समझने लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा राजा था जिसने मौत को हराने के लिए अमृता का अमृत पीना शुरू किया और वही उसकी मौत का कारण बना? आज से करीब 2200 साल पहले चीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और हर कोई एक दूसरे का गला काटने को तैयार था। इसी खून खराबे के बीच से उदय हुआ किन शी हुआंग का। उसने अपनी ताकत और बेरहमी के दम पर सभी राज्यों को हरा दिया और खुद को चीन का पहला सम्राट घोषित किया। सम्राट किन को एक ही सनक थी, सब कुछ एक जैसा करना। उसने पूरे चीन के लिए एक ही तरह के सिक्के, एक ही तरह के बांट और एक ही तरह की लिखावट शुरू की। लेकिन इसी अनुशासन के पीछे छिपा था एक जल्लाद। उसने हजारों ऐसी किताबें जला दी जो उसके विचारों से मेल नहीं खाती थी और करीब 400 विद्वानों को जिंदा जमीन में दफन करवा दिया ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। सम्राट किन को मौत से बहुत डर लगता था। वह हर कीमत पर अमर होना चाहता था। उसने अपने वैज्ञानिकों को हुक्म दिया कि वे अमृता का अमृत खोजें। वैज्ञानिकों ने उसे पारा और सल्फर मिलाकर एक दवा दी जिसे वे अमृत समझते थे। सम्राट इसे रोज पीने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे जहर पी रहा है। इसी पारे की वजह से सम्राट का दिमाग फिर गया और वह और भी ज्यादा क्रूर हो गया। उसे लगा कि अगर वह इस जन्म में अमर नहीं हो पाया तो उसे अगले जन्म में अपनी सुरक्षा के लिए एक फौज चाहिए होगी। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े अजूबे का, टेराकोटा आर्मी। 1974 में जब कुछ किसान कुआं खोद रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे मिट्टी के सैनिक मिले। खुदाई हुई तो पता चला कि सम्राट ने अपनी कब्र की रखवाली के लिए 8000 से ज्यादा मिट्टी के सैनिक, घोड़े और रथ बनवाए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर एक सैनिक का चेहरा, कद और हाव भाव दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे वे मिट्टी के नहीं बल्कि जिंदा इंसान थे जिन्हें पत्थर बना दिया गया। लेकिन असली रहस्य तो सम्राट की कब्र में है, जिसे आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस मकबरे के अंदर पारे की विशाल नदियां बहती हैं और अगर उसे खोला गया तो वहां का जहरीला धुआं पूरी दुनिया के लिए आफत बन सकता है। इसी सम्राट ने चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल का काम बड़े पैमाने पर शुरू करवाया। हजारों किलोमीटर लंबी इस दीवार को बनाने के लिए लाखों मजदूरों को जानवरों की तरह खटाया गया। कड़ाके की ठंड, भूख और बीमारी से जो मजदूर मर जाता उसे कहीं और नहीं बल्कि उसी दीवार की ईंटों के बीच दफन कर दिया जाता था। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है।
जाता है। सम्राट किन ने चीन को एक तो किया, लेकिन उसकी दीवारें मजदूरों की हड्डियों और आंसुओं से बनी थीं। पर क्या आप जानते हैं कि इतना ताकतवर सम्राट अपनी ही अमृता की दवा से कैसे मारा गया? कैसे उसकी मौत के बाद उसके महल के अंदर ही लाशों का ढेर लग गया? सम्राट किन के खौफनाक अंत के बाद चीन में हान राजवंश का उदय हुआ। ये वो समय था जब चीन दुनिया का सबसे ताकतवर और पढ़ा लिखा देश बन रहा था। इसी दौर में एक दरबारी जिसका नाम काई लून था, उसने फटे पुराने कपड़ों, पेड़ों की छाल और मछली पकड़ने वाले जालों को सड़ाकर पहली बार कागज बनाया। इससे पहले दुनिया हड्डियों या भारी लकड़ी के टुकड़ों पर लिखती थी। कागज के आने से ज्ञान की ऐसी लहर दौड़ी कि चीन पूरी दुनिया से आगे निकल गया। इसी समय चीन ने कंपास का भी आविष्कार किया, जिससे समुद्र के बीचों बीच दिशा का सही पता लगाना मुमकिन हो पाया और व्यापार की नई राहें खुली। लेकिन इसी सुनहरी तरक्की के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और काली सच्चाई छिपी थी। प्राचीन चीन में खूबसूरती का पैमाना बहुत ही अजीब और क्रूर था। रईस औरतों के लिए लोटस फीट यानी कमल जैसे छोटे पैर होना सबसे जरूरी माना जाता था। जैसे ही कोई बच्ची 4 या 5 साल की होती, उसके पैरों की उंगलियों को जबरदस्ती मोड़कर तलवों की तरफ दबा दिया जाता और उन्हें बहुत कसकर रेशमी पट्टियों से बांध दिया जाता था। इस प्रक्रिया में हड्डियां पूरी तरह टूट जाती थीं, लेकिन पट्टियां नहीं खोली जाती थीं। पैरों को सिर्फ 3 से 4 इंच का रखने की कोशिश की जाती थी। जिन औरतों के पैर इतने छोटे होते, उन्हें ही सुंदर माना जाता था, जबकि हकीकत में वे उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाती थीं और बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थीं। इसी बीच चीन ने दुनिया के साथ अपना रिश्ता और मजबूत किया सिल्क रोड के जरिए। हजारों मील लंबा यह रास्ता चीन को यूरोप और भारत से जोड़ता था। ऊंटों और घोड़ों के काफिले कीमती रेशम, चाय और मसालों से लदे होते थे, लेकिन यह रास्ता मौत के जालों से भरा था। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और जमा देने वाली ठंड के अलावा यहाँ खूंखार डाकुओं का डर हमेशा बना रहता था। कई व्यापारी रास्तों में ही दम तोड़ देते थे और उनका कीमती सामान रेत में दफन हो जाता था। सिल्क रोड ने चीन को अमीर तो बनाया, लेकिन इस रास्ते पर बहने वाला खून भी कम नहीं था। अमीरी और खोजों का यह द्वार बहुत लंबा चला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब चीन में 3 राज्यों की जंग शुरू हुई तो कैसे एक झटके में करोड़ों लोग मारे गए? सम्राट किन शी हुआंग को पूरी दुनिया जीतने के बाद सिर्फ एक ही डर सताता था, मौत का डर। वह बूढ़ा नहीं होना चाहता था। उसने अपने वैद्यों को हुक्म दिया कि ऐसी दवा बनाएं जिससे वह कभी न मरे। वैज्ञानिकों ने उसे पारा मिलाकर एक तरल पदार्थ दिया जिसे वे जादुई समझते थे। सम्राट इसे रोज पीने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर रहा है। पारे के जहर की वजह से सम्राट का शरीर अंदर से गलने लगा और उसका दिमाग सनक गया। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा और अंत में एक सफर के दौरान इसी अमृता के अमृत ने सम्राट की जान ले ली। सम्राट की मौत को हफ्तों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। उसके मंत्री डरे हुए थे कि अगर जनता को पता चला तो विद्रोह हो जाएगा। सम्राट की लाश को एक रथ में रखकर घुमाया गया और सड़ने की बदबू को छिपाने के लिए रथ के चारों तरफ हजारों सड़ी हुई मछलियां टांग दी गईं। लेकिन असली कत्लेआम तब हुआ जब सम्राट को उसके विशाल मकबरे में दफनाने का वक्त आया। सम्राट की उन सभी रानियों को जिनकी कोई संतान नहीं थी, सम्राट के साथ ही जिंदा कब्र में धकेल दिया गया। उनकी चीखें उन भारी पत्थरों के नीचे हमेशा के लिए दब गईं। यही नहीं, जिन मजदूरों और इंजीनियरों ने उस गुप्त मकबरे को बनाया था, उन्हें भी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया गया। जैसे ही सम्राट की लाश अंदर रखी गई, मकबरे के भारी दरवाजे बंद कर दिए गए और उन सभी कारीगरों को वहीं जिंदा दफन कर दिया गया ताकि मकबरे के राज का पता किसी को न चल सके। आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि सम्राट की कब्र के चारों तरफ शुद्ध पारे की ऐसी नदियां बनाई गई थीं जो प्राचीन चीन के नक्शे की तरह बहती थीं। आज भी उस पहाड़ी की मिट्टी में इतना जहर है कि उसे खोलना पूरी दुनिया के लिए आफत बन सकता है। लेकिन क्या सम्राट किन के मरने के बाद चीन में शांति आ गई? बिल्कुल नहीं। सम्राट की मौत के बाद उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हान राजवंश के पतन के बाद चीन 3 बड़े हिस्सों में बंट गया, वै, शू और वू। यह चीन के इतिहास का सबसे अशांत और हिंसक समय था। राजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे। इसी दौर में चाओ चाओ जैसा चालाक और लियू बेई जैसा आदर्शवादी राजा उभरा। युद्ध के मैदान में हजारों की फौजें आपस में टकराती थीं। इसी समय गुआन यू नाम का एक ऐसा योद्धा हुआ जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी चीन के घर घर में सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसकी वफादारी इतनी पक्की थी कि दुश्मन भी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन इस वीरता के पीछे आम जनता की लाशों के ढेर लगे थे। इस गृह युद्ध ने चीन की आबादी को आधा कर दिया था। जब यह खूनी जंग खत्म हुई तो चीन को फिर से एक करने की कोशिश शुरू हुई। इसी दौरान सुई राजवंश के सम्राट ने एक पागलपन भरी जिद पाल ली, दुनिया की सबसे लंबी इंसानी नहर बनाने की, जिसे ग्रेट कैनाल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरा बड़ा निर्माण कहा जाता है। ये नहर उत्तर और दक्षिण चीन को जोड़ने के लिए
बनाई गई थी ताकि अनाज और सेना आसानी से आ जा सके। करीब 1800 किलोमीटर लंबी इस नहर को बनाने के लिए 50 लाख से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया गया। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो मजदूर काम छोड़ने की कोशिश करता उसे सीधे मार दिया जाता था। ग्रेट कैनाल को बनाने की कीमत बहुत भारी थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि काम करने वाले आधे से ज्यादा मजदूर भूख, बीमारी और थकान की वजह से मर गए। सम्राट की विलासिता और इस नहर के निर्माण ने देश का खजाना खाली कर दिया। जनता दाने दाने को मोहताज हो गई, लेकिन सम्राट को सिर्फ अपनी नहर की फिक्र थी। आखिरकार इस जुल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और एक और राजवंश का अंत हो गया। लेकिन यह नहर आज भी चीन की लाइफलाइन मानी जाती है, जिसे लाखों बेगुनाहों की हड्डियों पर बनाया गया था। गृह युद्ध और नहर के इस खूनी दौर के बाद चीन में एक ऐसा स्वर्ण युग आया जिसने दुनिया को गन पाउडर यानी बारूद और प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीजें दी। पर क्या आप जानते हैं कि जिस बारूद को आज हम युद्ध के लिए जानते हैं, उसे शुरू में पटाखे छोड़ने के लिए बनाया गया था। चीन के इतिहास में तांग राजवंश को सबसे समृद्ध माना जाता है, लेकिन इसी दौर में एक ऐसी लड़की महल में दाखिल हुई जिसने पूरे साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उसका नाम था वू जेटियन। वह शुरू में सम्राट की एक मामूली दासी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और चालाकी से वह रानी बन गई। सत्ता की भूख इतनी बढ़ी कि उसने अपने ही नवजात बच्चे को मार दिया और उसका इल्जाम दूसरी रानी पर लगा दिया ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। आखिरकार उसने अपने बेटों को भी गद्दी से हटा दिया और खुद को चीन की पहली और इकलौती महिला सम्राट घोषित कर दिया। उसके राज में जासूसों का जाल बिछा था। अगर कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलता तो उसे खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता था। वो जेटियन जितनी क्रूर थी उतनी ही बुद्धिमान भी। उसने चीन की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया। इसी दौर में चीन के वैज्ञानिकों के लैब में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने दुनिया बदल दी। वे लोग असल में अमृता का अमृत ढूंढ रहे थे। उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को आपस में मिलाया, लेकिन अमृत बनने के बजाय उसमें आग लग गई और एक जोरदार धमाका हुआ। यहीं से जन्म हुआ बारूद का। शुरू में चीन के लोग इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं बल्कि त्योहारों पर पटाखे छोड़ने के लिए करते थे ताकि बुरी आत्माओं को भगाया जा सके। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह खिलौना एक दिन दुनिया के बड़े बड़े किलों को मिट्टी में मिला देगा। तांग राजवंश के दौरान ही चीन में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआती शक्ल सामने आई। लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर उकेर कर किताबें छापी जाने लगी। ज्ञान का प्रसार हुआ, कविताएं लिखी गईं और चीन दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा समाज बन गया। लेकिन इसी ज्ञान और बारूद के बीच एक नया खतरा मंडरा रहा था। उत्तर की दिशा से आने वाले वो खूंखार लुटेरे जिन्हें दुनिया मंगोल के नाम से जानती थी। ये वो लोग थे जो घोड़ों पर चढ़कर आते थे और शहरों को श्मशान बना देते थे। पर क्या आप जानते हैं कि जब मंगोलों का कहर चीन पर टूटा तो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ? वो चंगेज खान कौन था जिसने चीन की महान दीवार को भी बौना साबित कर दिया? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी इंसान था जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी का तापमान गिर गया था? क्या आपने सुना है कि चीन की वो महान दीवार जिसे कोई पार नहीं कर पाया, उसे एक घुड़सवार लुटेरे ने मिट्टी में मिला दिया? चीन के लोग हजारों सालों से महान दीवार ग्रेट वॉल के पीछे खुद को सुरक्षित समझते थे। उन्हें लगता था कि कोई भी बाहरी ताकत इस दीवार को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन 13वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा योद्धा उभरा जिसने युद्ध के सारे नियम बदल दिए। उसका नाम था तेमुजिन, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। चंगेज खान के पास कोई महल नहीं था, वह घोड़ों पर रहता था और उसके सैनिक बिजली की रफ्तार से हमला करते थे। जब उसने चीन पर हमला किया तो उसने दीवार को तोड़ने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह अपने हजारों घुड़सवारों के साथ उन गुप्त रास्तों से निकल गया जहां दीवार खत्म होती थी। चीन के सम्राट देखते रह गए और चंगेज खान के लुटेरे शहरों के अंदर दाखिल हो गए। मंगोलों का युद्ध करने का तरीका रूह कंपा देने वाला था। वे जिस शहर को जीतते वहां एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते थे। कहा जाता है कि जब चंगेज खान ने चीन के झोंगड़ू, आज का बीजिंग शहर पर कब्जा किया तो वहां महीनों तक हड्डियों के पहाड़ लगे रहे और गलियों में इंसानी चर्बी से फिसलन हो गई थी। उसने चीन के करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसकी वजह से इतनी बड़ी आबादी खत्म हुई कि खेती बंद हो गई और जंगलों के दोबारा उगने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। यानी एक इंसान ने पूरी धरती का मौसम बदल दिया था। चंगेज खान के बाद उसका पोता कुबलई खान आया। वह अपने दादा जैसा लुटेरा नहीं बल्कि एक चतुर शासक बनना चाहता था। उसने चीन के आखिरी राजवंश को हराकर युआन राजवंश की नींव रखी। ये पहली बार था जब चीन पर किसी बाहरी विदेशी का राज था। कुबलई खान ने ही चीन में पहली बार कागजी मुद्रा यानी नोट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। इसी के दरबार में इटली का मशहूर यात्री मार्को पोलो आया था, जिसने दुनिया को बताया कि चीन कितना अमीर और रहस्यमयी देश है। लेकिन मंगोलों के इस राज्य में चीन के आम लोग खुद को गुलाम महसूस करते थे क्योंकि उनके ऊपर विदेशी लुटेरों का शासन था। मंगोलों ने चीन को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य तो बना दिया, लेकिन उनके जुल्म ने जनता के अंदर विद्रोह की आग जला दी।
पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा गुप्त संदेश था जिसे मून केक के अंदर छिपाकर पूरे चीन में फैलाया गया? क्या आप जानते हैं कि चीन के लोगों ने एक मिठाई के डिब्बे में छिपे गुप्त संदेश के जरिए दुनिया की सबसे ताकतवर मंगोल सेना को उखाड़ फेंका था? मंगोलों के जुल्म से चीन की जनता तंग आ चुकी थी, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। विद्रोह की आग सुलगाने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना गया, मून केक। चीन में एक त्योहार के दौरान इन मिठाइयों को बांटा गया और इनके अंदर एक छोटी सी कागज की पर्ची छिपाई गई थी जिस पर लिखा था, 15वीं रात को मंगोलों को खत्म कर दो। यह संदेश पूरे देश में फैल गया और एक ही रात में हजारों मंगोल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व एक गरीब किसान जू युआन जांग ने किया, जिसने आगे चलकर मिंग राजवंश की नींव रखी। एक भिखारी से सम्राट बनने का यह सफर चीन के इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल है। मिंग राजाओं ने चीन को फिर से सजाना शुरू किया। उन्होंने बीजिंग के बीचों बीच एक ऐसा महल बनवाया जिसे आज दुनिया फॉरबिडन सिटी के नाम से जानती है। इस महल में 9000 से ज्यादा कमरे हैं और इसे बनाने में 10 लाख मजदूरों को 14 साल लगे। इसका नाम फॉरबिडन यानी वर्जित इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सम्राट और उनके परिवार के अलावा किसी भी आम इंसान का जाना मना था। अगर कोई गलती से भी अंदर घुस जाता तो उसे तुरंत मौत की सजा दी जाती थी। राजा यहाँ अपनी हजारों रानियों और गुलामों के साथ रहता था और महल की ऊंची दीवारें उसे बाहरी दुनिया की तकलीफों से दूर रखती थी। इसी दौर में चीन ने अपनी समुद्री ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया। एडमिरल झेंग ही के नेतृत्व में चीन ने समंदर में ऐसे विशाल जहाज उतारे जो उस समय के यूरोपीय जहाजों से 5 गुना बड़े थे। इन जहाजों पर हजारों सैनिक, घोड़े और अनाज लदा होता था। यह मानो समंदर पर तैरता हुआ एक शहर था। चीन के ये जहाज अफ्रीका और भारत तक पहुंचे और व्यापार के नए रास्ते खोले। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी नौसेना होने के बावजूद बाद के राजाओं ने अचानक समंदर से अपना नाता तोड़ लिया और चीन को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, अब हम प्राचीन चीन के जीवनी पर एक नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन चीन में एक बच्चा जैसे ही पैदा होता था उसे 1 साल का मान लिया जाता था? और क्या आपने सुना है कि वहाँ के बच्चे स्कूल में फेल होने के डर से नहीं बल्कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए पागलों की तरह पढ़ते थे? पीछे हमने राजाओं और युद्धों की बातें की, लेकिन अब हम उस चीन को देखेंगे जो खेतों में पसीना बहाता था और चूल्हे पर अपना खाना पकाता था। हम जानेंगे कि वहाँ के किसान क्या खाते थे, बच्चे कौन से खेल खेलते थे और ड्रैगन बोट जैसे त्योहारों के पीछे का असली राज क्या है। चलिए महलों से बाहर निकलकर प्राचीन चीन के आम घरों के अंदर झांकते हैं। प्राचीन चीन में एक बच्चे का जन्म पूरे कबीले के लिए जश्न की बात होती थी, लेकिन लड़कों को लड़कियों से ज्यादा तवज्जो दी जाती थी क्योंकि माना जाता था कि लड़का ही वंश बढ़ाएगा और बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा। जब बच्चा 7 साल का होता तो उसकी पढ़ाई शुरू होती। अमीर घरों के बच्चे कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं पढ़ाते थे। उनका मकसद था इंपीरियल एग्जाम पास करना। यह परीक्षा इतनी कठिन थी कि हजारों नौजवान अपनी पूरी जवानी इसे पास करने में लगा देते थे। जो फेल होता उसे समाज में नीची नजर से देखा जाता था। गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। वे बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में चावल और गेहूं उगाना सीखते थे। खाने पीने की बात करें तो चीन के लोगों का मुख्य भोजन चावल और नूडल्स था। उत्तर चीन में लोग गेहूं की रोटियां और पकौड़े खाते थे, जबकि दक्षिण में चावल का बोलबाला था। मांस बहुत महंगा होता था, इसलिए आम किसान सिर्फ त्योहारों पर ही मांस खा पाते थे। वे लोग टोफू यानी सोयाबीन के पनीर के बहुत शौकीन थे। एक और दिलचस्प बात, चीन के लोग गर्म पानी या चाय पीना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कच्चा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। उन्होंने ही दुनिया को चॉपस्टिक्स से खाना सिखाया क्योंकि वे खाने को चाकू से काटना हिंसा का प्रतीक मानते थे। चीन के त्योहार रंगों और पटाखों से भरे होते थे। लूनर न्यू ईयर उनका सबसे बड़ा त्योहार था, जहां वे लाल रंग के कपड़े पहनते थे ताकि नियन नाम के राक्षस को डरा सके। इसी तरह ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसमें लोग समंदर की लहरों पर लकड़ी की नावों की रेस लगाते थे। त्योहारों पर पूरा गांव इकट्ठा होता, लाल लाल लटें जलाए जाते और लोग ढोल नगाड़ों पर नाचते थे। इन त्योहारों का मकसद सिर्फ मजे करना नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को याद करना और अच्छी फसल के लिए दुआ मांगना होता था। खेती बाड़ी वहाँ की रीढ़ की हड्डी थी। किसान सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाते थे। उन्होंने ही हल और वाटर व्हील जैसी चीजें बनाई जिससे सिंचाई आसान हो गई। लेकिन इस मेहनत के पीछे एक कड़वा सच भी था। किसानों को अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था। अगर फसल खराब हो जाती तो पूरा का पूरा गांव भुखमरी का शिकार हो जाता था। पर क्या आप जानते हैं कि इन त्योहारों और खुशियों के बीच चीन का अंत कैसे हुआ? वो कौन सा अफीम का नशा था जिसने इस महान सभ्यता की कमर तोड़ दी? प्राचीन चीन की असली ताकत महलों की चारदीवारी में नहीं बल्कि उन खेतों और गलियों में थी जहाँ आम आदमी अपनी जिंदगी जीता
देता था। अगर हम उस दौर के आउटडोर जीवन को देखें तो खेती ही वहाँ की सबसे बड़ी इबादत थी। चीन के किसानों ने दुनिया को टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती का नायाब तोहफा दिया। पथरीले पहाड़ों को काटकर उन्होंने ऐसी सीढ़ियां बनाई जहां चावल की खेती मुमकिन हो सकी। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए बांस के पाइप और लकड़ी के वाटर व्हील का इस्तेमाल किया जाता था। किसान सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाते और मिट्टी के साथ जद्दोजहद करते। उनके लिए खेती सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं बल्कि एक पवित्र काम था। बच्चों के लिए खेलकूद और पढ़ाई का तालमेल बहुत सख्त था। गलियों में बच्चे अक्सर पतंग उड़ाते दिखते थे, जिसका आविष्कार चीन में ही हुआ था। शुरू में ये पतंगे रेशम और बांस से बनाई जाती थीं। मनोरंजन के लिए कुंग फू का अभ्यास खुले मैदानों में किया जाता था, जहां गुरु अपने शिष्यों को शरीर और मन पर काबू पाना सिखाते थे। खान पान की बात करें तो चीन की गलियां खुशबुओं से भरी रहती थीं। मिट्टी के बड़े चूल्हों पर गरम गरम बाओजी और डम्पलिंग्स बेचे जाते थे। सर्दियों में लोग बाहर बैठकर हॉट पॉट का मजा लेते थे, जो आज भी चीन की पहचान है। वे चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वे खाने की मेज पर चाकू जैसे नुकीले औजारों को हिंसक और अशुभ मानते थे। त्योहारों के दौरान चीन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता था। लूनर न्यू ईयर पर लोग लाल रंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलते थे, क्योंकि माना जाता था कि लाल रंग और पटाखों का शोर बुरी शक्तियों को दूर रखता है। रात के समय हजारों की संख्या में लालटेन आसमान में छोड़े जाते थे। यह अनुशासन और प्रकृति के प्रति उनका जुड़ाव ही था जिसने चीन को दुनिया की सबसे लंबी और स्थिर सभ्यताओं में से एक बनाया। तो दोस्तों, यह था प्राचीन चीन का वो सफर जिसे हमने देखा। वो खौफनाक टेराकोटा आर्मी, वो पारे की रहस्यमयी नदियां और वो महान दीवार जिसकी हर ईंट के नीचे एक मजदूर की कहानी दफन है। हमने जाना कि कैसे एक मामूली रेशम के कीड़े और चाय की पत्ती ने इस देश को दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया। राजा आए और चले गए, राजवंश बदले, युद्ध हुए और खून बहा, लेकिन चीन की वो रूह आज भी उसके खेतों, उसके त्योहारों और उसकी महान खोजों में जिंदा है। इतिहास हमें सिर्फ बीती बातें नहीं बताता, बल्कि यह हमें आईना दिखाता है कि इंसान की हिम्मत और उसकी सोच क्या कुछ हासिल कर सकती है। उम्मीद है आपको प्राचीन चीन की यह महा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। हमारे लिए आपकी एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है, जो कि आपके लिए वो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्राचीन चीन की सभ्यता पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।